हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज अगेन मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि विकलांगता से संबंधित अधिनियम और उनमें शामिल विकलांगताएं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हर किसी के सिलेबस में ये टॉपिक है। आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अगर अपने सिलेबस में देखते हैं या फिर बीएड के स्टूडेंट्स देखते हैं, एमएड लेवल के स्टूडेंट्स, सभी के सिलेबस में ये पूछा जाता है। एज वेल एज जो कंपटीशन की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। स्पेशल एजुकेटर्स जो कि दिव्यांगजनों के साथ में, दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि अभी भी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए कार्यरत हैं या फिर कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग आज टॉपिक को डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे अधिनियम हैं और कौन कौन सी उनमें शामिल विकलांगताएं हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि विकलांगता से संबंधित अधिनियम, उनके बारे में हम लोग बाय नेम, उनके नेम से जानेंगे, देन फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। सो फर्स्ट जो हमारा एक्ट आता है, दैट इज़ भारतीय लुनासी एक्ट 1912, यानी कि 1912 में भारतीय लुनासी एक्ट आया था, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करते हैं तो लुनासी का वर्ड होता है, जो मीन होता है वो है पागलपन। भारतीय पागलपन एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, जिसको हम हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कहते हैं और इंग्लिश में मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज़ भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, जिसको हम लोग इंग्लिश में आरसीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फोर्थ वन इज़ विकलांगजन अधिनियम 1995, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम एक्ट 1995। पीडब्ल्यूडी एक्ट हम जिसे कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। हम लोगों को जब भी पूछा जाता है तो हम लोग खाली क्या लिख देते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या विकलांगजन अधिनियम एक्ट, लेकिन हमें इसको क्या करना होता है, फुल मार्क्स। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम लिखते हैं, देन ही हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, यानी पूरा 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको आधा नंबर मिलेगा। जो फिफ्थ हमारा एक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है भारतीय न्यास अधिनियम 1999, एंटी एक्ट हम बोलते हैं शॉर्ट में जिसको, और फुल फॉर्म है इसकी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। एंड सिक्स्थ है हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसको हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जानते हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब हम लोग डिटेल में, मैंने जैसे आप लोगों को स्टूडेंट्स को बताया कि हम लोग डिटेल में जानेंगे कि भारतीय लुनेसी एक्ट, इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 दिया हुआ है। मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि लुनेसी जो वर्ड है, लुनेसी, इसको पागलपन के नाम से भी जाना जाता है। आप कहीं भी अगर डिक्शनरी में भी देखते हैं, देन भी आप क्या पाओगे कि जो लुनेसी वर्ड का जो मीन रहेगा हिंदी में वो पागलपन रहेगा। और इस एक्ट को आप कहीं भी अगर बुक्स में और जगह देखोगे तो भारतीय पागलपन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। पागलपन का मतलब ये नहीं है कि इन जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको पागल कहा जाता है। दैट टाइम जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही टर्म्स चेंज होती गई है, जैसे पागलपन है, जब सही नहीं लगा वर्ड तो उसको चेंज करके मानसिक मंदता के नाम से जाना गया। मानसिक मंदता, जब ये भी टर्म को जब सही नहीं पाया गया कि कहीं ना कहीं जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए इस शब्द का यूज़ नहीं किया जाए, तो अभी हमारे फिर बाद में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता के नाम से जाना गया। लेकिन अब लेटेस्ट में फिर अगेन चेंज आ गया है वर्ड में, तो अब आपके जो है जिसको पहले पागलपन कहते थे, फिर मानसिक मंदता कहते थे, बौद्धिक अक्षमता कहते थे, अब किस नाम से जाना था, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता।
और यहाँ तक कि जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको, किसी भी बच्चे को हम लोग पागल नहीं कह सकते हैं, मूर्ख नहीं कह सकते हैं, या फिर हम उनको हम लोग अगर कहीं भी आपत्तिजनक या अपमानजनक हम शब्दों का यूज़ करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन बच्चों को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम विकलांग ना कहते हुए दिव्यांगजनों के नाम से जानते हैं। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट या हम लोग भारतीय पागलपन या फिर ल्यूनेसी अधिनियम जो हमारा है, इसमें जो भी हमारे हम लोग कहते हैं कि जो मानसिक रूप से समस्या से ग्रसित थे उन्हें प्रमोट करता था। यानी कि ये ओनली क्या है, जिन भी बच्चों को मेंटल संबंधी, जिनको भी मस्तिष्क संबंधी जिनको भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी मेंटल रूप से समस्या से ग्रसित थे उनको ही प्रमोट करता था। यानी कि जो भी हमारे हम लोग कहते हैं कि मेंटल रूप से ग्रसित बच्चे थे, साइकेट्रिक रूप से उनके लिए क्या है उचित व्यवस्था की जाती थी, सो दैट उनके क्या है जो भी उनको मेंटल संबंधी जो भी समस्याएं पाई जा रही है उनको उचित देखभाल प्रदान की जाती थी। बट ये देखा गया कि यह व्यवस्था अधिक समय तक यह जो है ना सही रूप से ना कंटिन्यू होने की वजह से, ना चलने की वजह से सफल ना हो पाया, और लंबे समय बाद क्या हो गया, इस एक्ट का जो दूसरा रूप आया, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट की हम बात करते हैं, लंबे समय बाद हमारा जो दूसरा अधिनियम आया, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, जैसे आपने देखा कि पहला जो फर्स्ट हमारा एक्ट जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए काम करता था वो था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, और उसके बाद में बहुत ही वर्षों के बाद में हमारा सेकंड जो एक्ट आया वो हमारा इंडियन ल्यूनेसी एक्ट का ही पार्ट है, यानी उसी का ही रूप है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 कब आया? मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है, मैंने अगेन आई रिपीट कि ल्यूनेसी एक्ट का ही एक रूप है। यानी कि अब इसमें क्या बोला गया, जो भी हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत मानसिक मंदता से ग्रस्त या ग्रसित बच्चों अथवा व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, और इसके अंतर्गत उन मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों को उपचार की सुविधा दी जाती है। यानी कि उनके लिए क्या है, इस एक्ट में जो भी हमारे मानसिक मदद, अभी जैसे हमने इंडियन ल्यूनेसी एक्ट में क्या कहा जाता है, इन बच्चों को पागलपन या पागल के नाम से जाना है, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए इस एक्ट को ये एक्ट वर्क करता है। इसके अंतर्गत उन सभी मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों को उपचार की सुविधा भी दी जाती थी। अब हम लोग उपचार की सुविधा में ही अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारे मेंटल हेल्थ की समस्या से ग्रसित बच्चे थे या व्यक्ति थे, उनके लिए उनकी संपत्ति की स्वीकृति या फिर हिरासत, देखभाल को नियंत्रित करने संबंधी हम लोग कह सकते हैं कि के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, मेंटल हेल्थ एक्ट जो एक एक्ट आया वो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। आपको मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोला कि RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारतीय पुनर्वास परिषद। बहुत बारी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, प्लीज़ फुल फॉर्म को भी आप लोग पक्का करके जाइएगा। ये मेनली इसमें 4 डिसेबिलिटीज़ आती है, यानी 4 डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है। हियरिंग हैंडीकैप्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कि श्रवण विकलांग। अभी हम लोग जैसे मैंने बोला कि विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, तो अभी हम किसका यूज़ करते हैं? दिव्यांग। जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे, श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे हैं। विजुअली हैंडीकैप्ड, दृष्टि विकलांग हम लोग कहते हैं, जिनको दिखाई देने संबंधी समस्या होती है। सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिशील अक्षमता से ग्रसित पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए। एंड 4th वन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक मंदता से ग्रसित पीड़ित बच्चे थे। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चे लिखा हुआ है या व्यक्ति लिखा हुआ है, क्योंकि 1992 में मानसिक मंदता टर्म को यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर हम लोग IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तीनों सेम ही हैं, बट टाइम के साथ ही साथ क्या है, जब लगा कि इन बच्चों के लिए ये शब्द या इन वर्ड्स का उपयोग करना सही नहीं माना गया तो टर्म में चेंजेस लाए गए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में थोड़ा सा आपको ये 4 हमने डिसेबिलिटीज़ के बारे में तो पढ़ा ही है, बट मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट आप लोगों को करना चाहूँगी। अगर आप लोग नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो प्लीज़ उसको नोट डाउन भी कर लेना, अदरवाइज आप बाद में अगर आपको लगता है कि एक बार सुनने के बाद तो पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्या करता है कि दिव्यांग जनों के लिए या निःशक्त जनों के लिए पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नीतियों को सुनियोजित करता है। यानी कि जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ये क्या करता है, तैयार करता है कहीं ना कहीं। और सेकंड हम लोग यदि बात करते हैं तो इसी में हमारे कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए उनसे जो भी हमारे निःशक्त जन हैं या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है तो उनके लिए मानक को निर्धारित करता है कि किस प्रकार से जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए ये रूल्स को या मानक को निर्धारित करता है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि जो RCI, क्योंकि हमारे जो कोर्स है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये जानना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं, मैं बोल करके वर्बली आप लोगों को ही बता रही हूँ कि RCI जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो भी निःशक्त जन है या व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा या फिर हम लोग सर्टिफिकेट की बात करते हैं, प्रमाण पत्र की बात करते हैं, या पाठ्यक्रम चलाने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जिसमें विश्वविद्यालय इत्यादियों को भी क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। अब जो भी हम लोग कोर्स कर रहे हैं, देखो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा BEd MAd लेवल के हैं, तो ये कोर्स आप लोगों को सभी को पता है कि कहाँ से एफिलेटेड है, RCI से। तो आप लोगों के जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, तो ये आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे हम CRR सर्टिफिकेट की भी बात करते हैं, वो कहाँ से मिलता है, हमें RCI से मिलता है। तो इसका एक और कार्य क्या रहता है कि पुनर्वास के जो भी हमारे निःशक्त जन हैं, व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में जितने भी डिग्री, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट्स हैं या पाठ्यक्रम को चलाने वाले जितने भी हमारे संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, वेदर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं, उनको भी मान्यता प्रदान करता है और स्टूडेंट्स को क्या करता है, ये डिग्री, डिप्लोमा प्रदान करता है। यदि हमें लग रहा है कि कोई भी विश्वविद्यालय है या कोई भी कॉलेज हम बात करते हैं कि वो अगर सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है या एज़ पर नॉर्म्स नहीं हैं, तो उनकी मान्यता को रद्द करने का कार्य भी कौन करता है, RCI करता है। जो नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है, दैट इज़ 4th वन इज़ विकलांगता अधिनियम या फिर हम लोग समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी 1995 की बात करते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स को जैसे बताया कि जब आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो 1 मार्क में भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ PWD एक्ट 1995। तो आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखना सफिशेंट नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि मैम हमने फुल फॉर्म लिख दिया था लेकिन हमें मार्क्स तो नहीं मिला। तो आपको ये देखो, आपके जितनी भी आप बुक्स देखोगे आपको ये पूरा, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो पूरा आपको क्या है, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी 1995 जब आप लिखोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मे बी आपको नहीं बट आप सुन रहे होंगे तो प्लीज़ आप सुन करके सीख लीजिएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर अधिकारों का संरक्षण हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट। आप जब लिखोगे
एंड थर्ड वन हमारा क्या है, पूर्ण भागीदारी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल पार्टिसिपेशन। आप लोग इस तरह से जब आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जब लिखेंगे देन आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये कितनी डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है, ये 7 डिसेबिलिटीज़ के लिए कार्यरत है। 7 डिसेबिलिटीज़ में हमारी कौन कौन सी आ रही है, ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग ब्लाइंडनेस पूर्ण हम लोग कहते हैं दृष्टिहीनता, लो विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको हम गतिशील अक्षमता, लेप्रोसी क्योर्ड है, लेप्रोसी क्योर्ड को हम लोग कुष्ठ रोग निवारित व्यक्ति, आप लोगों को ये 7 डिसेबिलिटीज़ इसमें दी हुई है। मैंने 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ पे भी वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसको भी जा कर के एक बार देख लीजिएगा, तो डिटेल में आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स पाने के लिए डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को डाल दूँगी अपने लिंक्स को, तो उनको आप लोग अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर कर लीजिए और ख़ुद भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, सो दैट आप लोगों को आपके अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपके लिए वो यूज़फुल रहे। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन के बाद में 6th वन जो डिसेबिलिटी आती है, मेंटल रिटार्डेशन। अगेन सभी स्टूडेंट्स को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या अभी भी हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, नो, अभी हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता नाम से हम लोग टर्म को यूज़ में लाते हैं। एंड 7th इज़ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। तो ये पर्टिकुलरली ये 7 डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है। ऑलरेडी इट्स रिटन ओवर द स्क्रीन कि समान अवसर। अब ये जो 7 डिसेबिलिटीज़ है इनके लिए क्या करते हैं कि जितने भी हमारे 7 डिसेबिलिटीज से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षा, रोजगार या हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण या अनुसंधान, हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, या फिर हम लोग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जिसको हम लोग अवरोध रहित वातावरण कहते हैं, या अभी जैसे समान अवसर है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे को क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना है, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के साधन को अवेलेबल कराना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है उनको, है ना, तो और सामाजिक सुरक्षा भी देना है, और अधिकारों का संरक्षण। अभी अधिकारों का संरक्षण, जो हमारे दिव्यांगजन हैं कई बार वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो किस तरह से इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आवाज़ उठानी है, उनके अधिकारों का भी संरक्षण करना है। पूर्ण भागीदारी, पूर्ण भागीदारी है मतलब फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों को। ऐसे नहीं है कि हम बायस हो जाए कि जो हमारे सामान्य बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनके लिए तो हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाए या डिनाई किया जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए, सारे एक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट वन आता है हमारा भारतीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसको हम लोग एंटी एक्ट भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब पूछा जाता है कि एंटी एक्ट क्या है तो पता नहीं होता है कि एंटी एक्ट क्या है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट को एंटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ मेनली वर्क फॉर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म जिसको हम स्वलीनता बोलते हैं, सेरिब्रल पॉल्सी, मस्तिष्कीय पक्षाघात, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये 4 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ के लिए कार्यरत हैं। अब हम लोग बात यदि करते हैं कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस जो एक्ट को है संचालित किया गया था। MSJE फुल फॉर्म आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, अभी मैं इसको नहीं इलैबोरेट नहीं करूँगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने 3-4 वीडियो फुल फॉर्म्स के ऊपर ही बनाई है, जिसमें ये जो MSJE है
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फुल फॉर्म है। इसको आप लोग प्लीज़, जो मैंने वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाई है उनको आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको इस उन्हीं वीडियो में ये MSJE की फुल फॉर्म भी मिल जाएगी। तो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा क्या है, इस जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है इसको संचालित किया गया है। अब जैसे कि बोल ही दिया गया है कि ये मेनली 4 डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है, ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करता है। अब हम लोग यदि बात करते हैं कि जो ये एक्ट है तो ये इसका कार्य क्या रहता है, किस तरह से मतलब ये व्यक्तियों को, जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए किस प्रकार से ये काम करता है। तो इसका रोल ये रहता है, एक तो ये जो भी ये 4 डिसेबिलिटीज से ग्रसित है उनके लिए केयर, और उनके लिए गार्जियंस को भी प्रोवाइड करता है। केयर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल संबंधी, या हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर उनकी केयर करने वाला नहीं है तो उनको लीगल रूप से गार्जियंस को भी प्रोवाइड करता है। एंड हमारा लास्ट वन कि दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिनियम की बात करते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 2016 में आया। इट मेनली वर्क्स फॉर 21 टाइप्स डिसेबिलिटी, 21 डिसेबिलिटीज़ के लिए वर्क करता है ये, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो बनाई भी है कि कौन कौन से राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर डिसेबिलिटीज़ आती है। फर्स्ट वन इसमें जो आती है दैट इज़ योर ब्लाइंडनेस, अंधापन हम लोग कहते हैं, लो विजन, अल्प दृष्टि, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन हम लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म इज बौनापन होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्योंकि उस टाइम पे टर्म कौन सी यूज़ में लाई जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लेकिन अब कौन सी यूज़ में लाई जाती है, IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। एंड 7th जो डिसेबिलिटी जिसके लिए वर्क करते हैं, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मानसिक रोगी के नाम से हम जानते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्तिष्कीय पक्षाघात, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, विशेष हम अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच हम लोग कहते हैं वाक और भाषा संबंधी दिव्यांगता। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी आती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको हम लोग सभी जानते ही हैं कि श्रवण क्षति का होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद में एसिड अटैक विक्टिम भी इस 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, जो ब्लड रिलेटेड 3 हमारे ब्लड रिलेटेड हमारे डिसेबिलिटीज़ हैं, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज़, ये 3 हमारी ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं ना। इसके बाद में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एंड जो 20 टाइप की है दैट इज़ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो दीज आर द मेनली हम लोग कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि जिनके लिए ये हम लोग RPWD की बात करते हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वर्क करता है। तो दिस इज़ द मेनली टॉपिक जिसमें हमने मेनली 6 हमारे जो एक्ट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और डिटेल में भी आप लोगों को मैंने जो RPWD एक्ट है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन नाम से मेरा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
और जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्लीज़ उन तक भी आप चैनल को पहुंचाइए। और डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी इसी नेम से है, तो नोट्स पाने के लिए प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।